हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें से 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनमें से कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी उससे जुड़े हुए मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये ग्रुप डी की साइंस की सीरीज आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर मेरे से अपना एक्सपीरियंस साझा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं ये इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो साइंस के क्वेश्चन होंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन उन सभी ग्रुप डी एस्पिरेंट के लिए होंगे जो कि एक बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मानव शरीर में जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। और इसमें जो दो तीन ऑप्शन हैं आइए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यकृत। क्वेश्चन अगर ऐसा आता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो आप उसका आंसर क्या देते? आप उसका आंसर देते यकृत। अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होता त्वचा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यह पूछा गया है आपसे सवाल में। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी होता है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में 65% के आसपास होती है अगर तत्व में देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो न्यूटन है, न्यूटन जो है उन्होंने न्यूटन के 3 सिद्धांत दिए थे। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया। तो ये सभी चीज़ें न्यूटन के द्वारा बताई गई थी। गैलीलियो जो होते हैं, गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे वो एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास में दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताते रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके लिए राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। जो क्रम विकास का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो चार्ल्स डार्विन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा ऊतक है जो पौधों में जल और खनिज का परिवहन करता है। उस ऊतक का आपको नाम बताना है जो पौधों में जल और खनिज का परिवहन करता है। ए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी जाइलम। आप सभी को पता होगा जब कभी भी हम पौधों को पानी देते हैं तो जड़ में देते हैं, तो जड़ से होकर पानी ऊपर की ओर जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि पानी हम डालते हैं जड़ में तो वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि जो जो पानी होता है, पानी का परिवहन एक ही दिशा में होता है और वह ऊपर की ओर होता है। पौधे में जड़ में डालते हैं हम पानी तो पानी ऊपर की ओर जाता है, कभी भी जड़ के नीचे की ओर पानी नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम एक ऐसा ऊतक होता है जो कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये द्विदिशीय ऊतक होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में ऊपर और नीचे काम करता है, लेकिन जो जाइलम होता है वह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा ऊतक है जो एक दिशीय होता है, तो आपका राइट आंसर ये होगा जाइलम होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपने जब भी 10वीं में कभी भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा कि प्रकाशीय तंतु से संबंधित आपके साइंस में या फिर आप फिजिक्स में रहे होंगे या फिर 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन थे। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश प्रकाश के पुणांतित परावर्तन पर कार्य करता है। ये किसकी बात कर रहा है? आपने कभी भी ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो इसी की बात कर रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो आपसे अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पुणांतित परावर्तन पर वह कार्य करता है।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है कि जब कोई भी किरण एक मार्ग से होकर चलती है और टकराकर उसी मार्ग में वापस आ जाती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कभी आपने देखा होगा कि जब आपने एक ग्लास में पानी भर के रखा है और उसमें एक पटरी या पेन डालते हैं, तो पटरी या पेन जो होती है तो उसके नीचे से देखते हैं, उसके साइड से जब आप कभी भी देखते हैं तो उसकी सतह मुड़ी हुई दिखाई देती है, पटरी या पेंसिल। तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6वां कहता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, जिसमें से टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के माउथ में 4 प्रकार के जो दांत होते हैं वो होता है, नंबर 1 होता है इंसीजर, दूसरा नंबर होता है कैनायन, तीसरा नंबर होता है मोलर और चौथा नंबर होता है प्री मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग से इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो हाँ, आप ये भी जान लीजिए कि अगर मानव शरीर में किसी भी प्रकार से कोई संक्रमण होता है तो सबसे पहले वो विटामिन होता है, वो विटामिन हमारे शरीर के संक्रमण को रोकने का प्रयास करता है। तो ये 4 प्रकार के विटामिन का नाम दिया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मानव शरीर में पित्तरस कहाँ से उत्पन्न होता है? मानव शरीर में जो पित्तरस उत्पन्न होता है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत और ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो सबसे पहले बता दूं, हमारा जो भोजन होता है, भोजन कहाँ जाता है? हमारा भोजन जो होता है अमाशय में जाता है। उसके बाद जो यकृत होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है यकृत होता है, वहीं से आपका पित्त का स्त्राव होता है, पित्त वहीं से उत्पन्न होता है। बड़ी आंत जो होती है हमारी, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी और खनिज लवण जो होते हैं उनका पाचन होता है, डाइजेशन वगैरह होता है। छोटी आंत में मुख्य रूप से खाने का जो हमारे भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है वो छोटी आंत में होता है। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका यकृत में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम जो धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी कैरोसिन और ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं, अर्थात किसी में डुबोकर नहीं रखा जाता, ऐसे ही रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम धातु को अगर ऐसे ही खाली में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से संपर्क करके जलने लगती है, इस कारण से उसे कैरोसिन में रखा जाता है। तो जब कैरोसिन में रखते हैं तो वह ऑक्सीजन से संपर्क नहीं कर पाती है, इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैरोसिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जो जंग लगने की अभिक्रिया होती है वह मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोहे में जंग लगने की एक जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, वह ऑक्सीकरण और अपचयन, अर्थात कि जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है तो लोहे में जंग लगना शुरू हो जाती है। और जब दोनों में एक साथ अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो या तो आप उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कह दीजिए, या तो ऑक्सीकरण या अपचयन कह दीजिए, या फिर दोनों, मतलब दोनों एक ही चीज है कुल मिला के। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये एकदम राइट आंसर है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी में टिक कर देंगे इस प्रकार से, और आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपसे अंत में एक सवाल पूछूंगा, सवाल का आंसर आपको अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इस सवाल का जवाब दूंगा। जब लोहे में किसी प्रकार से जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।